हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में मानव भूगोल की सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे जलवायु और मानव। तो जी हाँ दोस्तों, जलवायु और मानव दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, दोनों ही एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जलवायु का अर्थ क्या होता है, जलवायु कैसे मानव प्रजाति को प्रभावित करती है। तो ये सभी प्रमुख प्रकार के जो तत्व है या कहें कि इसका जो वर्गीकरण है या जलवायु के मानव पर प्रभाव है, इन सभी को फुल डिटेल के साथ में पूरे विस्तार से और वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हमारे सभी सेशन दोस्तों चैप्टर वाइज ही चलते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे विस्तार पूर्वक ही सेशन होते हैं। तो उन सबको यदि आप चाहते हैं कि सभी क्लासेस आप पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट को विजिट करना चाहिए। आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। डायरेक्टली मूव करेंगे जलवायु और मानव, जो कि हमारा आज का मुख्य मुद्दा है, विषय है। तो जलवायु और मानव ये हमारा टॉपिक भी है और अपने आप में एक प्रश्न भी है। प्रश्न कई प्रकार से आपसे दोस्तों घुमा करके पूछा जा सकता है कि जलवायु और मानव के अंतर संबंधों की विवेचना कीजिए, या जलवायु मानव प्रजाति को किस प्रकार से प्रभावित करती है समझाइए या विवेचना कीजिए। इस प्रकार से जलवायु और मानव दोनों के अंतर संबंधों को लेकर के कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का जवाब या आंसर आपको आज के इस सेशन के द्वारा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटेंट होगा हमारा, सबसे पहला बिंदु होगा व्याख्या का। इसके अंतर्गत दोस्तों हमें एक नॉर्मल सी बातें करनी है, नॉर्मल सी चर्चा करनी है जो कि जलवायु और मानव से संबंधित होगी, ठीक है ना। तो आइए, व्याख्या के अंतर्गत जलवायु प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख अंग है। क्या कहा जा रहा है? जलवायु प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख अंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत कई प्रकार के कई सारे प्राकृतिक वातावरण के तत्व होते हैं। उन सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई तत्व है तो वो है जलवायु। किसका? प्रकृति का, ठीक है ना। क्योंकि संपूर्ण प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है या कहें कि जो तत्व है, वो तत्व ही जलवायु है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु वायुमंडल की दशाओं का लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद जो औसत दशाएं हमें प्राप्त होती है उसे ही हम जलवायु कहते हैं। क्या होती है जलवायु? कोई क्षेत्र विशेष, देखिए जलवायु संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु की हम चर्चा नहीं कर सकते, बल्कि उसकी अपेक्षा उसको छोटे छोटे खंडों में बांट करके हमें प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग जलवायु की चर्चा करनी होती है। कारण क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु में अंतर पाया जाता है, अलग अलग होती है। और यही कारण है कि हम जलवायु का अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग रूपों में करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र के जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल की दशाओं का, उस क्षेत्र विशेष का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल का लंबे समय तक हमें अध्ययन करना होता है और उस अध्ययन से ही हमें उस क्षेत्र की जलवायु का पता चलता है, ठीक है ना। जो भी औसत दशाएं हमें प्राप्त होती है उन्हीं औसत दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। क्लियर है? तो प्राकृतिक वातावरण के सभी तत्वों में जलवायु सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है। प्राकृतिक वातावरण के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई तत्व है तो वो क्या है दोस्तों? जलवायु है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय आवास, भोजन, वस्त्र या अन्य क्रियाओं पर जलवायु का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि जलवायु प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आज संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी मानव प्रजाति नहीं है जो जलवायु के प्रभाव से बचा हुआ हो, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल, बहुत साधारण एग्जाम्पल अगर देखें दोस्तों, तो जैसे अभी अगर सर्दियों का मौसम है तो आप स्वेटर, जर्किन इनका इस्तेमाल करोगे और गर्म भोजन का इस्तेमाल करोगे। वहीं अगर गर्मियों का मौसम होगा तो क्या करोगे दोस्तों? आप शीत पदार्थ लोगे, है ना, या हल्के कपड़े पहनोगे, बारीक कपड़े पहनोगे। क्लियर है ना। तो ये क्यों ऐसा होता है? हमारे पहनावे में, हमारे आवास में, हमारे भोजन में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन हमारी इच्छाओं के कारण नहीं आता, बल्कि इस प्रकृति के जलवायु जो तत्व है इस तत्व के कारण ही आता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई मानव जाति नहीं है जो वायुमंडल से प्रभावित ना हो।
क्लियर है? पर इतना कंटेंट आपको व्याख्या के अंदर देना है। उसके बाद में परीक्षा उपयोगी कुछ परिभाषाओं को जरा देख लीजिए, जैसे कि 2 परिभाषाएं यहां पर महत्वपूर्ण है। एक है कार्ल रिटर साहब की, जिन्होंने कहा है कि मानव पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों में केवल जलवायु एकमात्र व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है। क्या कहा कार्ल साहब ने? क्या कहा उन्होंने? स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव जाति पर जो भी दशाएं प्रभाव डालती है उनमें सबसे शक्तिशाली अगर कोई तत्व है तो वो जलवायु एकमात्र तत्व है। ठीक है ना? इसके अलावा सैंपुल ने भी अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि सभ्यता के उदय एवं निर्माण में जलवायु एक प्रमुख कारक रहा है। इसमें सभ्यता के उदय या सभ्यता के निर्माण में, जब भी सभ्यता का निर्माण हुआ है, हम आगे के कंटेंटों में समझेंगे कि किस प्रकार से सभ्यता प्रभावित होती है जलवायु से, है ना? तो सैंपुल की ये परिभाषा आगे काम आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सैंपुल ने कहा है कि सभ्यता के उदय या निर्माण दोनों में ही जलवायु जो महत्वपूर्ण कारण रहा है, जलवायु महत्वपूर्ण कारण रहा है। चाहे सभ्यता किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी देश की सभ्यता हो, कहीं की भी सभ्यता हो, प्रत्येक सभ्यता जो है जलवायु से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है और जलवायु के अनुसार ही उसका निर्माण हुआ है। यही कारण है कि जलवायु का किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है ना? क्योंकि अगर सभ्यता को प्रभावित करती है कोई जलवायु, तो सिंपल सी बात है कि वो जलवायु सभ्यता को प्रभावित करने के साथ ही साथ में उसके प्रत्येक पक्ष को, जिसमें कि आर्थिक पक्ष भी आता है समाज का, उसे भी प्रभावित करेगी। क्लियर है? तो ये दोनों कंटेंट थे आपके परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए आवश्यक, जो कि आपको एग्जाम में हूबहू बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना होता है ना? इसी प्रकार का मतलब ये मत समझिए, इसका महत्व जो है, इसका जो अर्थ है, जो भाव है, उस भाव को समझिए। आप अपनी भाषा में भी इसको और आसान करके लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी किसी भाषा को आसान मत कीजिएगा कि वो अपना महत्व खो दे, याद रखिएगा, है ना? इसलिए एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होना कंपलसरी है। चलिए, अगला बिंदु है इसमें जलवायु के प्रमुख तत्व। जी हां, प्राकृतिक वातावरण के तत्व नहीं, प्राकृतिक वातावरण के तत्व के अंतर्गत जो जलवायु तत्व है, उस जलवायु के कौन कौन से तत्व है उनकी हम बात कर रहे हैं। और ऐसे जलवायु के जो प्रमुख तत्व है, आइए डायरेक्टली समझिए दोस्तों। जलवायु के जो प्रमुख तत्व है, उन तत्वों में एक आता है तापक्रम, है ना? एक तापक्रम और एक आर्द्रता। तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, वायु भार और हवाएं, ये 5 प्रमुख तत्व है जलवायु के। जलवायु के यही 5 प्रमुख तत्व है, और जो प्रकृति के साथ ही साथ में मानव और संपूर्ण जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, उनके जीवन को इन तत्वों के अनुसार बनाते हैं या ढालते हैं। कौन कौन से तत्व है? बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए ये 5 तत्व। तापक्रम, ठीक है, आर्द्रता, एक एक को मैं समझाने वाला हूं डिटेल में। तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, वायु भार और हवाएं। इसी क्रम में आर्द्रता में जैसे बादल, कोहरा, धुंध, ये सब शामिल होती है। वर्षा में हिमपात, ओलावृष्टि, ओस, पाला, ये सभी शामिल होंगे वर्षा में। और अगर इसको शामिल नहीं करते हो तो इसके तत्व की लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। जैसे तापक्रम कह देते हैं, यहां से आर्द्रता को अगर हम हटा देंगे तो बादल, कोहरा, धुंध, ये सब भी जो है जलवायु के तत्व बन जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए इनका जो मास्टर नाम है, जैसे आर्द्रता या वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, ओस, इन सब के लिए वर्षा उचित नाम है, एक घनिष्ठ नाम है। ठीक है ना? तो ये 5 तत्वों को आपको याद रखना है जलवायु के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत। ठीक, क्लियर है? तो जैसे दोस्तों देखिए यहां पर कि न्यूनतम जो तापक्रम होता है, न्यूनतम तापक्रम वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर तापमान बहुत ही कम होता है, तापमान बहुत ही कम होता है, एक ऐसे क्षेत्र, और जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है, एक ऐसे क्षेत्र, है ना? मैं एकदम अपोजिट नेगेटिव क्षेत्रों की भी बात कर रहा हूं। ये समझिए कि एक तो ऐसे क्षेत्र भी है भारत में जहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, और वहीं पर एक ऐसे क्षेत्र भी है जहां तापमान बिल्कुल 0 डिग्री से भी नीचे रहते हैं। तो ऐसे दोनों ही क्षेत्र मानव के निवास के लिए उचित नहीं होते हैं, है ना? बिल्कुल वो क्षेत्र एकदम तरीके से व्यर्थ चले जाते हैं, बेकार चले जाते हैं, वो किसी के भी इस्तेमाल के नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कम तापमान वाले क्षेत्रों की बात करें तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के क्षेत्र। अगर आपने भारत के भौगोलिक मानचित्र का अध्ययन कभी किया हो
या भारत के कभी मैप को ठीक से देखा हो, उसको समझते हुए, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड ऐसे क्षेत्र है जहां पर तापमान सिर्फ नाम मात्र का बोल सकते हो, तापमान होता ही नहीं है। जहां पर 60 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दोस्तों, और ये सारा क्षेत्रफल व्यर्थ पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। ये क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी में 60 लाख वर्ग किलोमीटर का ऐसा क्षेत्रफल है जहां हमेशा सिर्फ आपको बर्फ ही देखने को मिलेगी, वहां और कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्षेत्र किसी भी जीव जंतु के लिए नहीं है ना, तो ये क्षेत्रफल व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा तापमान और आर्द्रता, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इसके विस्तृत जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ की तापमान की कठोरता और अत्यधिक शुष्कता के कारण आज भी मनुष्य के काम के नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि जो भी क्षेत्र तापमान में बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। अब तापमान सबसे ज्यादा कहां पर होगा दोस्तों, तो जहां पर भी आपकी जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत के रेखा के पास के जो क्षेत्र है वो पूरा तापमान में बहुत ज्यादा वहां तापमान होता है, तो वहां के लोग भी ज्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं, वो क्षेत्र भी व्यर्थ ही हो जाता है मानव जाति के लिए, है ना। तो इसलिए हम इसके प्रमुख तत्वों को इसीलिए इसमें शामिल करते हैं, और कुल मिलाकर के कहने का सिर्फ इतना सा प्रयास है कि तापमान के जो मैं तत्व आपको बता रहा हूं, 5 तत्व, अगर ये सीमित मात्रा में किसी क्षेत्र में है तो वो क्षेत्र आपके लिए उचित होगा, और अगर वो सीमित मात्रा में नहीं है तो वो क्षेत्र सर्वथा आपके लिए अनुचित ही होगा। संपूर्ण मानव जाति या मानव जाति के साथ संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए वो क्षेत्र अनुचित ही होगा। क्लियर है। इसी को लेकर के डेविस महोदय कहते हैं कि निम्न तापमान और शुष्कता, जहां पर बर्फ होती है, या कहेंगे बिल्कुल जहां तापमान होता ही नहीं है ना, सबसे कम तापमान होता है, वहां दोनों मिलकर शुष्कता, देखिए निम्न तापमान और शुष्कता दोनों मिलकर धरातल के आधे भाग को मानव के लिए व्यर्थ कर दिया है। किसने? निम्न तापमान ने और शुष्कता ने, मतलब अत्यधिक तापमान ने। तो इस शुष्कता और निम्न तापमान, इन दोनों ने मिलकर के ना आधी धरती को, आधी पृथ्वी को हमारे लिए व्यर्थ बना दिया है, जो रहने लायक स्थान था लेकिन नहीं है, शुष्कता के कारण और निम्न तापमान के कारण। किसने कहा? डेविस महोदय ने कहा। तो यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है और कई जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के दौरान। ये डेविस महोदय की जो परिभाषा है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कई जगह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जलवायु को एक्सप्लेन करते वक्त, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए कि विश्व के जलवायु, वनस्पति या मिट्टी प्रदेशों के अगर मानचित्र को देखा जाए, मतलब कहने की कि पूरी पृथ्वी के अगर आप मानचित्र को देखोगे, है ना, जलवायु मानचित्र अलग होता है, वनस्पति, मिट्टी, है ना, तो इनके अगर आप प्रादेशिक जो मानचित्र होते हैं, इनको अगर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको समानताएं देखने को मिलती है, क्षेत्रों में समानताएं देखने को मिल जाएगी, क्योंकि तापमान की जो दशाएं होती है हर क्षेत्र में अलग अलग अवश्य होती है, लेकिन एक जैसी होती है। जैसे देखिए एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत होंगे ये, इनमें इसीलिए कहा जा सकता है कि इनमें एक गहरा संबंध होगा। इनके अंतर संबंधों से मानव के क्रियाकलाप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अलग अलग क्षेत्रों में जो तापमान की जो क्रियाएं होंगी या तापमान की जो दशाएं होंगी, ये जलवायु के तत्वों की जो दशाएं होती है, वो कहीं ना कहीं समानता लिए हुए हैं, और इसी समानता के कारण हम ये देख सकते हैं कि इनमें एक प्रत्यक्ष रूप से एक संबंध पाया जाता है, और इसी संबंध के कारण प्रत्येक क्षेत्र के मानव के क्रियाकलाप प्रभावित होते ही होते हैं, बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकते, ठीक है ना। तो प्रत्येक मानव के क्रियाकलाप किससे प्रभावित होते हैं? जलवायु के प्रमुख तत्वों के कारण, या डायरेक्टली जलवायु से। क्लियर हो इतनी बात? तो अब इसमें मात्र समझने लायक क्या था? जलवायु के प्रमुख तत्व, 5 तत्वों की हमने बात की, जिसमें तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, वायु भार और हवाएं आती है। ये 5 तत्व है, और ये 5 तत्व लोगों को, प्रत्येक मानव जाति, जीव जंतु, सभी को जो है प्राणी जगत को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने के अलावा इन तत्वों के कारण, इन तत्वों की अत्यधिकता के कारण, अधिकता के कारण, है ना, या तो तापमान की अधिकता ले लीजिए, आर्द्रता को ले लीजिए, अत्यधिक वर्षा को ले लीजिए, जहां पर भी इन तत्वों की अत्यधिकता होती है, अधिकता होगी,
वो क्षेत्र मानव जाति के निवास के लिए नहीं होगा, अर्थात कि वो क्षेत्र पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगा। और इसमें काम आएगी आपकी डेविस महोदय की परिभाषा, जो कि डेविस महोदय ने क्या कहा कि निम्न तापमान और शुष्कता इन दोनों ने मिलकर के आदि धरती को लोगों के लिए व्यर्थ बना दिया है, आदि जमीन को व्यर्थ कर दिया है, जहां पर आज मानव जाति अपना निवास स्थान बना सकती थी। क्लियर है? इतनी बात मात्र आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। आगे अब हम बात करेंगे जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव, जो कि बहुत प्यारे तथ्य हैं। 6 कंटेंटों पर दोस्तों हम यह बात करने वाले हैं, है ना, कि जो जलवायु है मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। तो इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम समझेंगे। जिससे पहला जलवायु और भोजन के माध्यम से, है ना, जलवायु मानव जाति को कैसे प्रभावित कर रही है। तो जलवायु और भोजन के द्वारा, या जलवायु और वस्त्र, जलवायु और निवास, जलवायु और कार्यक्षमता, जलवायु सभ्यता, जलवायु जनसंख्या। अब इसका मतलब यह हुआ कि कहने का आपकी जो जलवायु है, जलवायु के प्रमुख घटक है, ये घटक जल को, वायु को और भोजन को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे कि मानव मजबूर हो जाता है जलवायु के अनुसार जल लेने के लिए, भोजन लेने के लिए और वायु लेने के लिए। उसी प्रकार से जलवायु लोगों के रहन सहन पर, वस्त्रों पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही है वो भी समझेंगे। यह जलवायु निवास स्थानों को प्रभावित करती है, जलवायु लोगों की कार्य क्षमताओं को प्रभावित करती है, सभ्यता को और जनसंख्या को प्रभावित करती है। आइए एक एक करके इन सभी बिंदुओं को डिटेल में समझते हैं। इसी के साथ आपका आज का सेशन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, पहला है जल, वायु एवं भोजन। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम सिंपल वे में है, कंटेंट को इतना आसान बना दिया है। देखिए, महत्व नहीं खोएगा, है ना, इतना आसान तो बनाया है, लेकिन आप एक ही बार पढ़ेंगे, आपको पूरा जो इसका भाव है वो अपने आप समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ अपने आप से पढ़ते ही समझ आने वाला है। कंटेंट बहुत प्यारा। देखिए, विश्व के कुछ भागों में मनुष्य शाकाहारी होते हैं, है ना, आप भी जानते हैं इसमें। तो विश्व के कुछ भागों में लोग शाकाहारी होते हैं, वहीं कुछ भागों में मांसाहारी होते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? क्या अपनी आदतें मात्र है कि कुछ क्षेत्रों के लोगों को सिर्फ शाकाहारी अच्छा लगता है भोजन, या कुछ लोगों को जो है मांसाहारी भोजन अच्छा लगता है, इसलिए वो उस क्षेत्र के पूरे लोग मांसाहारी बन गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये सत्य है कि उनकी आदतें, लेकिन वो आदतें कैसे बनी? आदतें बनती है जलवायु के कारण। जैसे इसका संबंध जलवायु से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है कि लोग शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। आमतौर पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को ले लीजिए, अत्यधिक जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है या जहां वर्षा नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जिन क्षेत्रों में वर्षा जरूरत से ज्यादा होती है उन क्षेत्रों को, या वर्षा जहां बिल्कुल नहीं होती है उन क्षेत्रों को लीजिए, या फिर ठंडे देशों को ले लीजिए, ठंडे प्रदेशों को जहां हमेशा बर्फ जमी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग मांस मदिरा का सेवन ज्यादा करते हैं। और वहीं पर दूसरी ओर देखोगे आप तो जो मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश हैं, मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश, ऐसे देशों में, ऐसे प्रदेशों में चावल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में गेहूं प्रमुख खाद्यान्न होता है लोगों का, है ना। तो ऐसा क्यों? क्षेत्रों के अनुसार चेंज क्यों हुआ? शीतोष्ण प्रदेश है तो वहां पर एक नॉर्मल भोजन चलता है, जैसे कि हम लोग करते हैं, मध्य भारत के लोग, है ना, मध्य भारत के लोग अत्यधिक क्या चलता है मध्य भारत में दोस्तों? तो गेहूं हमारा मेन खाद्य पदार्थ है। उसी प्रकार से अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो चावल आपका खाद्य पदार्थ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगर आप यूरोप देशों का भ्रमण करते हैं तो वो चूंकि यूरोप देश जो है पूरे ठंडे प्रदेश है, इसलिए पूरे यूरोप में ही मांस मदिरा का सेवन एक सामान्य भोजन सामग्री के रूप में किया जाता है, उसका प्रयोग। ठीक है ना। और एक है कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है और या वर्षा होती ही नहीं है, तो ऐसे प्रदेश बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनके पास भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती, इस कारण से वो जीव जंतुओं का प्रयोग करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, जो भोजन सामग्री हमारी, ये प्रत्यक्ष रूप से जलवायु प्रभावित कर रही है। कहीं पर अत्यधिक वर्षा हो गई, कहीं पर हुई नहीं, कहीं ठंडे प्रदेश है, कोई अत्यधिक गर्मी वाले प्रदेश है, समझिएगा। तो ये जो खान पान है हमारा, ये खान पान
किससे प्रभावित होता है? जलवायु से प्रभावित होता है। इतनी बात समझ आई ना। अगला है जलवायु और वस्त्र। तो ये जलवायु हमारे वस्त्रों को कैसे प्रभावित कर रही है? तो ये तो आप बिना एग्जांपल के समझ सकते हो यार। अभी सर्दियों का मौसम है, आप स्वेटर पहन के बाहर निकलोगे घर से, है ना। क्या गर्मियों में भी स्वेटर पहन के बाहर निकलते हो? क्या नहीं निकलते हो। सर्दियों में आप मोटे कपड़े पहनोगे, गर्म कपड़ों का प्रयोग करोगे। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आएगा तो क्या करेंगे? आप हल्के कपड़े पहनोगे, लूज पहनोगे, है ना। तो ये क्यों? जलवायु के कारण, ठीक है ना। तो विषुवतीय रेखा प्रदेशों में जहां वर्ष भर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, विषुवत रेखा समझते ना, विषुवत रेखा के बारे में नहीं समझते उनके लिए मैं एक सेशन लूंगा जिसमें पूरा एक मैप समझाऊंगा, है ना। मैप के माध्यम से आप समझ पाएंगे विषुवत रेखा को, ठीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास में थोड़ा सा नॉर्मली ऐसे ही बता देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा तो आपको कम से कम समझ रहा है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में दोस्तों हमने जो है इसके बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं, बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं और इसी रेखा को बोलते हैं हम विषुवत रेखा। याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है ना। तो क्योंकि सूर्य का प्रभाव इस रेखा पे वर्ष भर बना रहता है, हमेशा बना रहता है, तो सूर्य इस रेखा पर प्रत्यक्ष रूप से रहता है, मतलब कि इस रेखा पर हमेशा तापमान अत्यधिक होता है, उच्च होता है, और इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसलिए कहा गया कि विषुवत रेखा के आसपास के जितने देश है वहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो अत्यधिक गर्मी वाले लोग क्या करते हैं? ये कम कपड़े पहनते हैं, हल्के और बारीक कपड़ों का प्रयोग करते हैं, और जो थोड़े से लूज कपड़े होते हैं ना, जैसे धोती, अंगोछा, इनका प्रयोग ज्यादा करते हैं। लेकिन जहां जो क्षेत्र ठंडे होते हैं, जहां बर्फ जमी होती है, वहां पर उन्हीं कपड़ों का, है ना, समुद्रदार या कहें कि थोड़े टाइट कपड़ों का प्रचलन उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है इसका जलवायु एवं निवास। तो ये जो जलवायु है ये हमारे निवास स्थानों को कैसे प्रभावित करती है, अर्थात कि हमारे घरों को कैसे प्रभावित करती है। तो सिंपल सी कहानी है, जहां पर तापमान सामान्य सा होता है वहां के घरों की जो बनावट होती है, मकानों की जो बनावट होती है वो अलग ही देखने को मिलती है। और जहां पर तापमान कम होता है उन घरों की बनावट अलग देखने को मिलती है। जैसे देखिए, शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा कम होती है, शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा कम होती है, जैसे पंजाब, वहां चौरस छतें मिलेगी आपको। मकानों की छत होती है ना, वो चौरस छत देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है लोग सर्दियों के मौसम में धूप खाने के लिए छत का प्रयोग करते हैं और गर्मी के मौसम में खुले में सोना पसंद करते हैं, तो वहां चौड़ी छतें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से जो गर्म प्रदेश है, जो गर्म क्षेत्र है, गर्म प्रदेश है, जहां वर्षा भी अधिक होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में धूप भी बहुत होती है और वर्षा भी बहुत होती है। इसी कारण से वहां के मकानों को आप अधिकतम देखोगे तो वो ढलान रूप से होते हैं, जैसे आप जो देखते हैं ना, इस प्रकार के ढलान रूप के मकान होते हैं, है ना। मतलब उसकी छतें चौरस नहीं होती, छतें चौरस नहीं होगी, छतें कुछ इस प्रकार की होती है उनकी, इस प्रकार के ढलान टाइप की वो छतों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के मकान पश्चिम बंगाल में अधिक देखने को मिलेंगे, जिससे कि तापमान मेंटेन हो सके, है ना। क्यों? क्योंकि अधिक गर्मी के कारण और अधिक बारिश के कारण, अधिक वर्षा के कारण। अधिकतर खपरेल या छप्पर की बनी होती है। ठंडे प्रदेशों में मकानों के दरवाजे छोटे होते हैं, अपेक्षाकृत खिड़कियां भी कम होती है ऐसे मकानों में। गर्म प्रदेशों में आंगन, बड़े बड़े आंगन देखने को मिलते हैं। मकान के भीतरी भाग में आमतौर पर जो है वो आंगन, चौरस आंगन देखने को मिलते हैं, है ना। तो घरों की बनावट भी दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जलवायु के द्वारा ही प्रभावित होती है, याद रहे। इसके अलावा जलवायु एवं कार्यक्षमता, तो जिन देशों की जलवायु सामान्य होगी वहां के लोगों की काम करने की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी, और जिन क्षेत्रों की जलवायु जो है विपरीत होगी, उन क्षेत्रों के लोगों की काम करने की जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता होगी, वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। विषम जलवायु मानव की कार्य क्षमता को कम कर देती है, विषम जलवायु, ठीक है ना। विषुवतीय प्रदेश वाले जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं और वहां के जो निवासी होते हैं, वहां पर मैंने बताया कि विषुवतीय प्रदेशों के विषुवतीय रेखा होती है, उसके आसपास के जो प्रदेश है वहां पर भयानक गर्मी होती है, और उसी भयानक गर्मी के कारण वहां के लोग अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाते। इसी प्रकार से तापक्रम की उच्चता, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक आर्द्रता, इनके कारण कई प्रकार की बीमारियां भी वहां उत्पन्न होने लगती है, जो मानव की क्षमता को कम कर देती है ना। वो कठोर शीत के कारण, जहां पर शीत अत्यधिक, अर्थात कि जहां बर्फ जमा होता है, ठंडे प्रदेश होते हैं,
तो अत्यधिक शीत के कारण जो टुंड्रा प्रदेश के जो क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश के जो क्षेत्र है, जिन्होंने कभी शायद सूरज के दर्शन नहीं किए हो, ऐसे प्रदेशों की सभ्यता, ऐसे प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वो तो सभ्यता में भी शामिल नहीं हो पाते। हालांकि मानव प्रत्येक प्रकार से जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का प्रयास करता आया है और कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने जीवन यापन कर ही लेते हैं, जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, मानव की प्रकृति है ये, है ना। जलवायु और सभ्यता, तो जलवायु सभ्यता को कैसे प्रभावित करती है, तो गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में ठंडे देशों की अपेक्षा मानव जल्दी परिपक्व हो जाता है। क्या कहा जा रहा है, जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर मानव जल्दी परिपक्व हो जाता है, अर्थात कि कम उम्र में अधिक उम्र का व्यक्ति दिखने लगता है। और ठंडे प्रदेशों के लोग जो होते हैं वो कम उम्र में, अत्यधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आते हैं, उनका पूरा विकास ही नहीं हो पाता है। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जैसे कि चीन, भारत, मिस्र, यूनान जो गर्म देश हैं, इनमें सभ्यता का विकास पहले हुआ और ठंडे देशों में सभ्यता का विकास संभवतः बाद में हुआ है। कुछ विद्वानों ने इसको सभ्यता का शीत प्रदेशों की ओर प्रस्थान भी कहा है। यही नहीं, जलवायु का प्रभाव सभ्यता के आधार पर साहित्य, संगीत, कला, भाषा, आचार विचार, इन सब पर भी उसी प्रकार से पड़ा है जैसे कि अन्य पक्षों पर पड़ा है। अंतिम बिंदु है जलवायु एवं जनसंख्या। तो सिंपल सी बात है, जलवायु जनसंख्या को भी प्रभावित करती है। विश्व के उन्हीं भागों में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है जहां पर अधिक ठंडे और ना अधिक गर्म हो। मतलब कहने का अर्थ ये कि जहां का तापमान सामान्य होगा, है ना, जिस देश का तापमान सामान्य है वहां की जनसंख्या अत्यधिक देखने को मिलती है। भारत का तापमान सामान्य है, चीन का तापमान सामान्य है। इसी प्रकार से जिन जिन प्रदेशों के तापमान सामान्य होते हैं वहां की जनसंख्या भी अधिक होती है, और जो प्रदेश अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे होते हैं वहां की जनसंख्या भी कम होती है। क्लियर। जैसे कि रूस की अगर देखा जाए तो रूस की जनसंख्या बहुत कम है। कारण, रीजन क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा रूस तो बर्फ से ढका हुआ है ना। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थ को, मतलब की व्याख्या, परिभाषा, तत्व और प्रभावित करने वाले तत्व, इन सभी के ऊपर हमने पूरे विस्तार से डिटेल में चर्चा की है। अगला सेशन जो दोस्तों हमारा होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज टॉपिक होगा। उस स्लाइड को यहाँ पर पुट करना चूंकि भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मिस ये स्लाइड यहाँ से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैंने आपको प्रारंभ में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बताया आपको, टॉपिक वाइज टॉपिक ही आपका चलेगा पूरा सेशन। हाँ, अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है आपको, तो उसके प्रॉपर नहीं मिल पा रही ना, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुत शानदार एक उपहार देने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं क्लासेस में इसी प्रकार से, लेकिन क्लासेस बहुत जल्दी कंटिन्यू होगी। और उपहार में मैं आपको सरप्राइज नहीं बल्कि स्पष्ट बता दूं आप लोगों को कि बहुत जल्दी दोस्तों हमारे सभी सेशन, जितने भी सेशन है, सारे सेशन टोटली लाइव आने वाले हैं, बिल्कुल लाइव आने वाले। बहुत जल्दी हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी कारण से जो है अभी सेशन आगे पीछे हो रहे हैं, टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही सभी सेशन अपने निर्धारित समय पर होने लगेंगे। क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।